So hello everyone, myself Nishant Kumar Kern. I am a first year undergrad student from National Institute of Technology, Agartala, and this is the very first video of my YouTube channel. Hope you like it. So let's get started. The very first topic that we are going to deal with is electrostatics. Now, as you heard, the very first topic that we are going to deal with is electrostatics. Now, as you know that opposite charges always attract each other. Okay, just in case of just as similar to humans, opposite nature humans always attract each other, and similar nature humans always repel each other. However, there are some rare cases where similar nature humans may attract, but in case of charges, similar nature charges always repel each other. तू समझा? हाँ. नहीं, तू समझा नहीं. Let's move ahead. जो हमारा टॉपिक्स है, द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डील विद, द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हमारा पूरा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स आ जाएगा. उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के ऊपर चलेंगे. ठीक है, ये आप पूरा सिलेबस देख सकते हैं, इसमें मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा. आप अब पॉज करके इस पूरे सिलेबस को नोट कर सकते हैं. आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल. तो चलिए आगे चलते हैं. कूलम्स लॉ. अब कूलम्स लॉ बेसिकली क्या है? इट डील्स विद द फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस. दो चार्जेस हैं, दोनों के बीच में किस प्रकार का इंटरैक्शन होगा, ठीक है, कितना फोर्स दोनों के बीच में लगेगा. और एक कंडीशन यहाँ पे है, ये वाली कंडीशन, स्टैटिक. ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. स्टैटिक चार्जेस के लिए ही हमारा कूलम्स लॉ अप्लाई करेगा. दोनों चार्जेस मोशन में होंगे उस केस में हमारा अप्लाई नहीं करेगा. दो चार्जेस के बीच में रिलेटिव मोशन ज़ीरो होना चाहिए. ये आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फॉर्मूला क्या है? के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. ये है हमारा पूरा फॉर्मूला कूलम्स लॉ का. ठीक है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. के क्या है? के इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है. ठीक है, Q1 हमारे दो चार्जेस और R इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर यहाँ पे हमारे अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्टिंग फोर्स लगेगा. ठीक है, सिमिलर चार्जेस है तो रिपेलिंग फोर्स लगेगा. यहाँ पर मैंने अच्छे से डायग्राम से आपको दिखा भी दिया है. ठीक है, और एक और चीज़, इस फॉर्मूला में ना Q1 और Q2 के साइन मत रखना, कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन आप लोग चार्जेस का नेचर देख के समझ सकते हैं. इतना तो कॉमन सेंस आप लगा ही सकते हैं कि आप फोर्स का डायरेक्शन निकाल सके, तो उसमें ज़्यादा झोल नहीं होगा. आप Q1 और Q2 को सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज रखना और फोर्स का डायरेक्शन थोड़ा कॉमन सेंस लगा के निकाल लेना. यहाँ पर अगर एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है दैट इज 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. अब इस चीज़ को हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं. इसी लेक्चर में हम लोग परमिटिविटी को भी कवर करेंगे, तो वहाँ पर मैं समझाऊंगा कि ये एप्सिलॉन नॉट एक्चुअली क्या है, एप्सिलॉन क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है. ठीक है, और यहाँ पे आप बेसिक डेफिनेशन भी देख सकते हैं कूलम्स लॉ का. मैं एक बार रीड कर देता हूँ. दिस लॉ बेसिकली एक्सप्लेन्स दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. आर स्क्वायर, ये हमारा आर क्या है? डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच का, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और दोनों चार्जेस का के जो मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. तो यहाँ पर हमारा कूलम्स लॉ खत्म हुआ. अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 2014 में आया हुआ सवाल था. और देखिए, भले ही ये क्वेश्चन जेईई एडवांस्ड में आया हो, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है. एडवांस्ड मतलब
चीज़ ही ऐसी है भाई, एडवांस्ड के क्वेश्चंस आपको पार्ट वाइज तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तोड़ तोड़ के इन क्वेश्चंस को करोगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। पेशेंस रख के आराम से 5 से 7 मिनट दीजिए क्वेश्चन को, या उससे ज़्यादा लगे तो उससे ज़्यादा भी दीजिए। एडवांस में वैसे भी आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने होते। तो चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। 4 चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड Q4 ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, ये चीज़ ध्यान में रखना, मैग्नीट्यूड सेम है, आर फिक्स्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। फिक्स्ड चार्जेस है मतलब यहाँ पे कूलम्स लॉ लगेगा, आराम से लगेगा, फिक्स्ड चार्जेस है, ठीक है। ये सारे पोजीशंस हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग इनको फिक्स किया गया है इन सारे पोजीशंस में। अब पॉजिटिव चार्ज Q, अब यहाँ पे ये जो Q रखा हुआ है, इस Q का जो मैग्नीट्यूड है, जो साइन है, मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ है, साइन हमें दिया हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब 4 ऑप्शंस ऑफ साइंस ऑफ दीज चार्जेस आर गिवन इन लिस्ट 1, यानी कि मैं अगले स्लाइड में आपको लेके चलता हूं। ये हमारा लिस्ट 1 है जिसमें Q1, Q2, Q3, Q4 इन सभी के साइंस दिए हुए हैं। और लिस्ट 2 में क्या दिया हुआ है जरा देखें, ये द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स सेज ऑन Q। अच्छा, मतलब यहाँ पे Q1, Q2, Q3 और Q4 इनके जो साइंस हैं वो हमें दिया हुआ है लिस्ट 1 में, और उस हिसाब से Q इस वाले चार्ज के ऊपर, ये वाला जो हमारा चार्ज है जो y एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है 0, B पॉइंट पे, इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा इस पूरे सिस्टम की वजह से, उसका डायरेक्शन हमें लिस्ट 2 में दिया हुआ है। अब हमें मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। तो जरा आगे बढ़ के देखते हैं। पहले केस में हमें बताया है कि Q1, Q2, Q3, Q4 ये सारे के सारे हमारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है। अगले केस में क्या Q1, Q2, Q3, Q4। अच्छा, पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखते हैं। Q1, Q2, Q3, Q4 सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है भाई। तो अगर P के लिए हम लोग देखें तो यहां पर देखिए हो क्या रहा है, ये जो Q1 है ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इस Q1 की वजह से इस वाले स्मॉल q के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, ऑब्वियसली ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये हमारा F1 हो गया। अब Q4 को देखो, Q1 और Q4 दोनों ही हमारे जो हम दोनों का ही जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये Q चार्ज से जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये बराबर है, ठीक है। और ये डिस्टेंस, ये जो हाइपोटेन्यूस है दोनों केसेस के लिए, ये वाला और ये वाला, दोनों हाइपोटेन्यूस का जो लेंथ है वो बराबर है। तो यानी कि ये जो F1 होगा और ये जो F4 होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ सकता है कि दो चार्जेस अगर इक्विडिस्टेंट है तो कूलम्स लॉ के हिसाब से जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा। Q1 का ये स्मॉल q से डिस्टेंस और Q4 का ये स्मॉल q से डिस्टेंस दोनों बराबर है, तो ये F1 और F4 दोनों बराबर होगा, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा और F4 का डायरेक्शन इस तरफ होगा। सिमिलर आप देख सकते हैं कि ये जो F2 होगा और ये F3 होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। Q2 से Q अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, Q2 से Q जो ये लाइन ज्वाइन कर रहा है इसी के अलोंग F2 लगेगा रिपेलिंग वे में। सिमिलरली Q3 से स्मॉल q जो लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है, जो F3 लगेगा दैट विल बी अलोंग दिस लाइन एंड अवे फ्रॉम स्मॉल q, ठीक है। नाउ वी कैन सिंप्लीफाई दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ F2 इक्वल टू F3 एंड F1 इक्वल टू F4। अब यहां पर होगा क्या, यहां पर F1 का जो x कंपोनेंट है वो F4 के x कंपोनेंट को कैंसल आउट कर देगा। ऑब्वियसली आप देख ही सकते हो ये हमारा F4 है, ठीक है। इसका आप दो कंपोनेंट करो, एक x डायरेक्शन में तो एक इस तरफ आएगा और एक कंपोनेंट आएगा y डायरेक्शन में। सिमिलरली F1 का भी एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में गिरेगा और एक इस डायरेक्शन में गिरेगा, ठीक है।
अब जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है वो दोनों तो एक दूसरे को जोड़ लेंगे, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सिमिलर काम होगा F2 और F3 के भी केस में। F2 का एक इधर आएगा और F3 का भी एक इधर आएगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे F2 और F3 के दोनों एक दूसरे को ऐड अप कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको देख के ये समझ में आएगा कि ये जो स्मॉल q है इसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो नेट 0 लगेगा। क्यों 0 लगेगा? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसल आउट ही हो गए ना। F1 के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को F4 के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ने कैंसल आउट कर दिया, F3 के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को F2 के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ने कैंसिल कर दिया। नेट फोर्स क्या बचा? जो वर्टिकल कंपोनेंट्स थे वो दोनों इस y एक्सिस के अलोंग हमारे क्या हो गए? ऐड अप हो गए। तो जो नेट फोर्स होगा वो पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग होगा। तो P के लिए जो हमारा आंसर होना चाहिए दैट विल शुड बी अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक है, तो हमारा जो ये P है, P के लिए क्या होगा? ये 3 शुड बी द करेक्ट कोड। ठीक है, अब सिमिलरली अगले केस में देखते हैं Q2 के लिए Q के लिए देखते हैं। दैट इज Q1 Q2 हमारा पॉजिटिव है और Q3 Q4 हमारे नेगेटिव है। जरा देखा जाए। अब हमारा क्या था कि जो Q1 और Q2 है ये दोनों नेगेटिव x के अलोंग जो रखे हुए हैं Q1 Q2 ये दोनों पॉजिटिव, और Q3 Q4 हमारे नेगेटिव हैं। ठीक है, तो Q1 जो है सिमिलरली पिछले केस के ही तरह Q1 जो है वो स्मॉल q को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है, और Q2 के केस में भी रिपेलिंग सिमिलर एज द प्रीवियस केस। ठीक है, P में जैसे हम लोगों ने देखा था उसी तरह से। अब यहाँ पर अगर देखें Q3 नेगेटिव है और ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है स्मॉल q जो है वो पॉजिटिव है। तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग स्मॉल q एंड Q3 अगर हम लोग देखें तो ये जो Q3 हमारा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो मैंने आपको पहले ही कहा था, शुरू में ही कहा था कि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग दीज टू चार्जेस इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। Q4 के केस में भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब अगर हम लोग देखें ये F2 और ये जो F3 है दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। अब जरा ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा तोड़ के देखो, F3 और F2 को तोड़ के देखो। F2 को तोड़ोगे एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में पॉजिटिव y और एक कंपोनेंट हमारा पॉजिटिव x। F3 को तोड़ोगे तो एक कंपोनेंट नेगेटिव y और एक कंपोनेंट पॉजिटिव x, इन दोनों डायरेक्शंस में टूटेगा। अब हो क्या रहा है कि जो क्योंकि F2 और F3 का मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं इस केस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन है, समझो चीज को, इमेजिन करो, इमेजिन नहीं करोगे तो नहीं होगा। वेक्टर का सिंप्लीफिकेशन आप लोगों ने सीखा ही होगा 11th क्लास में। ठीक है, वही काम यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं कर रहे हैं। वही इस क्वेश्चन का एकदम बेसिक चीज है, वो अगर आपको आता है इस क्वेश्चन को यूं आप कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन को करने में। तो सिमिलर तरीके से अगर आप देखो कि F2 का वर्टिकल कंपोनेंट और F3 का वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल किया, पॉजिटिव x के अलोंग हमारा नेट फोर्स लगेगा। सिमिलरली F1 और F4 के लिए भी वर्टिकल कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल किए और जो नेट फोर्स हुआ वो पॉजिटिव x के अलोंग आ जाएगा। ठीक है, तो Q के लिए जो करेक्ट कोड है दैट शुड बी 1। अगले पॉइंट की तरफ चले, दैट इज अगला जो अपना ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर R। उसके लिए क्या केस है, उसमें आपको Q1 और Q4 को पॉजिटिव दिया गया है और Q2 और Q3 को नेगेटिव दिया गया है। देखते हैं, ये अब Q1 ये रहा, this is the line joining Q1 and small q, and this one is the line joining small q and Q4। ठीक है, तो अगर देखें Q1 की वजह से जो फोर्स लगेगा दैट विल बी अवे फ्रॉम स्मॉल q क्योंकि पॉजिटिव है। सिमिलरली Q4 पॉजिटिव है तो ये इस डायरेक्शन में अपना F4 लगने वाला है। अब अगर देखें Q2 की बात करें तो Q2 और Q3 अपना नेगेटिव माना है, यानी कि फोर्सेस का डायरेक्शन कुछ इस हिसाब से होगा F2 और F3 का। अब यहाँ पर हमें देखना होगा
कि ये F4 का जो x कंपोनेंट है, F1 का x कंपोनेंट है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। फिर इस केस में F2 का x कंपोनेंट और F3 का x कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यानी कि x डायरेक्शन में तो अपना कोई काम नहीं है। जो भी अपने स्मॉल q के ऊपर फोर्स लगेगा वो y एक्सिस के अलोंग ही लगेगा। अब क्योंकि हम लोग पिछले केस में यानी कि केस P में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था कि जो नेट फोर्स है वो पॉजिटिव y के अलोंग लग रहा है, तो गिवन ऑप्शंस के हिसाब से तो नेगेटिव y की तरफ नेट फोर्स होना चाहिए, बट स्टिल इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से क्या बोलते हैं उसको, इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करके देखते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, क्योंकि Q2 का जो डिस्टेंस है, Q2 और Q3 का अगर आप लोग डिस्टेंस देखें स्मॉल q से, वो मैग्नीट्यूड वाइज कम है, ठीक है, कंपेयर टू Q1 एंड Q4। Q1 और Q4 उनका डिस्टेंस ज़्यादा है स्मॉल q से कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन Q2 एंड स्मॉल q एंड Q3 एंड स्मॉल q, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर कूलम्स लॉ पे वापस जाए तो कूलम्स लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अब क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कम है, इसी वजह से F2 और F3 ज़्यादा होगा देन F1 एंड F4, ठीक है। अब अगर F2 F3 ज़्यादा है तो ऑब्वियसली नेगेटिव y के अलोंग जो अपना फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसी वजह से स्मॉल q के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा दैट विल बी अलोंग द नेगेटिव y एक्सिस। तो r के लिए अपना करेक्ट कोड होने वाला है 4, दैट इज अलोंग नेगेटिव y एक्सिस। ये नेगेटिव y के अलोंग अपना फोर्स लगेगा, तो r का अपना आंसर हो जाएगा नेगेटिव y, दैट इज 4। अगले पार्ट पे चले S2 पे, तो इसमें पूछा क्या है पहले वो देखते हैं। S पे अगर चलेंगे तो उसमें हमने पूछा है कि Q1 और Q3 पॉजिटिव है और Q2 और Q4 अपना नेगेटिव है। Q1 Q3 पॉजिटिव, Q2 Q4 नेगेटिव, ठीक है। यानी ये और ये दोनों पॉजिटिव है और ये Q2 और ये Q4 ये दोनों नेगेटिव है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने इधर फोर्सेस के डायरेक्शन भी बना के रखे हैं, ठीक है। अब अगर देखें तो F1 और F4 एक दूसरे के y कंपोनेंट्स को कैंसिल करेंगे, सिमिलरली F2 और F3 एक दूसरे के y कंपोनेंट्स को कैंसिल करेंगे, तो जो नेट फोर्स हमारा बचेगा वो x एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस के डायरेक्शन में होगा कहीं पे। x एक्सिस के अलोंग तो नहीं, लेकिन x एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। अब नेगेटिव x के तरफ होगा या पॉजिटिव x के तरफ, वो देखने वाली बात होगी। अगर देखें फिर से वही केस होगा, Q2 और Q3 का जो डिस्टेंस है स्मॉल q से वो कम है, इस वजह से F2 और F3 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो यानी कि इस वाले डायरेक्शन में, नेगेटिव x के डायरेक्शन में जो हमारा फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू द पॉजिटिव x। तो इसी वजह से जो नेट फोर्स होगा वो नेगेटिव x के अलोंग लगेगा, तो s के लिए जो करेक्ट कोड होगा वो 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। लास्ट केस में जो नेट फोर्स होगा वो नेगेटिव x के अलोंग लगेगा। एक बार चेक कर लेते हैं, ये s के लिए हमारा 2 यानी कि जो नेगेटिव x है दिस इज द करेक्ट कोड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपना जो अगला टॉपिक है दैट इज परमिटिविटी। एक बार मैं स्लाइड को रीड कर देता हूं फिर समझाता हूं आपको। परमिटिविटी हमें पढ़ने की जरूरत पड़ी इस टर्म की वजह से। कूलम्स लॉ में जो k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m था, वहां पे जो एप्सिलॉन m है दैट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। जिस भी मीडियम में दो चार्जेस इंटरैक्ट कर रहे हैं उस मीडियम की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अब क्योंकि एप्सिलॉन 4 और पाई ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो हमारा k किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन के ऊपर। अब ये एप्सिलॉन जो है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसी वजह से k भी अपना मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जो था कूलम्स लॉ में, जो k कांस्टेंट था वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इन विच द इंटरैक्टिंग चार्जेस आर केप्ट।
Permittivity is the property of the medium by which it opposes the interaction between two charges. ठीक है, permittivity is the property of the medium by which it opposes the interaction between two charges. इसका मतलब क्या हुआ, दो चार्जेस किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में रखे हुए हैं, अब उस मीडियम की वो प्रॉपर्टी जिससे कि वो दोनों चार्जेस के बीच में जो इंटरैक्शन है उसको रोक सके। मैं यहां पर आपको एक ग्राफिक से दिखाता हूं, यहां देखिए, यहां पर दो ऑपोजिट चार्जेस हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस मीडियम की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो क्या करे, दोनों चार्जेस के बीच के इंटरैक्शन को रिड्यूस कर सके। ठीक है, यहां पर देखिए एप्सिलॉन आके बोल रहा है रुकावट के लिए खेद है। क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता है, मीडियम नहीं चाहता है दो चार्जेस इंटरैक्ट करें। तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, मतलब मीडियम अपने आप को परमिट करता है दोनों चार्जेस के बीच के इंटरैक्शन को रोकने के लिए, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। ठीक है, अब अगला टॉपिक अपना है रिलेटिव परमिटिविटी। ये बेसिकली दो मीडियम्स के किसी भी एक पर्टिकुलर मीडियम के परमिटिविटी को कंपेयर करता है विथ रेस्पेक्ट टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, यहां देखिए एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका यहां पे इसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव परमिटिविटी इज एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन एम इज द परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब ये बेसिकली एक ऐसी क्वांटिटी है जो जज करती है कि किसी भी पर्टिकुलर मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी से कितनी ज्यादा है, कितनी गुना ज्यादा है। ठीक है, किसी भी दूसरे मीडियम की परमिटिविटी हमेशा वैक्यूम की परमिटिविटी से कम होगी। दो चार्जेस के बीच का इंटरैक्शन सबसे ज्यादा आसान होगा वैक्यूम में, हमेशा। ठीक है, और किसी भी दूसरे मीडियम में ले जाके पटक दोगे दोनों चार्जेस को, तो वो इंटरैक्शन वैक्यूम के केस में, वैक्यूम के कंपैरिजन में कम होगा। ठीक है, फोर्स हमेशा वैक्यूम के केस कंपैरिजन से कम होगा। इसी वजह से यहाँ पर एप्सिलॉन आर जो है, यानी कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है, वो कंपेयर करता है कि किसी भी दूसरे मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी से कितनी गुना ज्यादा है। ठीक है, अब कूलम्स लॉ में अगर हम लोग जाकर देखें, ये यहां पर कूलम्स लॉ में हम लोग एक के पढ़ रहे थे, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब वो के जो है वो एप्सिलॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फोर्स जो है वो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेट मी टेक यू टू दैट स्लाइड। यहां देखिए F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो फोर्स जो है वो तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन के जो है वो एप्सिलॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी वजह से फोर्स एप्सिलॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसी वजह से यहां पर हम लोगों ने लिख रखा है कि जो एप्सिलॉन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो इसी वजह से रिलेटिव परमिटिविटी का एक और फॉर्मूला आएगा जो कि बेसिकली बताएगा कि किसी भी दूसरे मीडियम में दो इंटरैक्टिंग चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो कितना गुना कम है कंपेयर टू वैक्यूम, या वैक्यूम में दो चार्जेस के बीच का इंटरैक्टिंग फोर्स कितने टाइम्स ज्यादा है कंपेयर टू द गिवन मीडियम। ठीक है, नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड, बस यहाँ पर ये जो फॉर्मूले हैं और ये जो मैंने यहाँ पर नोट्स बना रखे हैं उनको आपको बस गो थ्रू करना है और क्वेश्चंस लगाने हैं, बस सारी चीजें आसानी से हो जाएंगी। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फ्यूचर रॉक स्टार्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी गलतियां हुई हो मुझसे इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट दोज पॉजिटिव क्रिटिक्स। मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो में, और आपको अगर कोई भी डाउट है इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you very much for watching the video. Bye bye, take care and keep studying.